दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th की एक कविता जिसका नाम है संध्या के बाद। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। तो आइए दोस्तों इस कविता को हम डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि संध्या रूपी पक्षी पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर जा बैठता है। संध्या की लाली अब पेड़ों की फगुनियों पर ही दिखाई दे रही है। इस समय झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है। लगता है जैसे तांबे के रंग के पीपल के पत्ते के समान सैकड़ों मुख वाले झरने स्वर्णिम धाराओं में बह रहे हैं। दूर क्षितिज पर अस्त होता हुआ सूर्य नदी में चमकता प्रकाश का खंभा सा जान पड़ता है। शाम के समय पेड़ों की परछाई से गंगा जल थके हुए बड़े अजगर के समान लगता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी के किनारे पर धूप छाव के रूप में प्रकाश फैला हुआ है। नदी किनारे की रेत हवा के चलने पर सर्प जैसी आकृति ले लेती है। नदी के नीले जल पर सूर्य की पीली आभा से चमकते हुए बादलों का प्रतिबिंब पड़ रहा है। रेत, पानी और हवा प्रेम के बंधन से बंधकर एक साथ चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रेत पानी में परिवर्तित हो गई है और पानी अपनी गति खोकर छोटे छोटे बर्फ के कण में परिवर्तित हो गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संध्या के समय नदी किनारे के मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है। वहाँ शंख और घंटे बजने लगते हैं। इसके प्रभाव से नदी की लहरें में कंपन होने लगता है। लोग मंदिर का कलश लेकर सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लौ की भांति आकाश के ऊपर उठकर आरती कर रहा हो। नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्री बबूलों के समान प्रतीत होती है। वे जाप ध्यान में मग्न रहती है। उनके मन की ना दिखने वाली पीड़ा नदी की धीमी धीरे धारा में बह जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्तियां अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है। सोन पक्षियों की पंक्ति अपनी चहचहाहट से शांत आकाश में गुंजार करती है। संध्या के समय जब गाय घरों की ओर लौटती है तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल सूर्य के प्रकाश में सुनहरी हो जाती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे बादलों की किरणें जल गई है। जब आकाश में चमकते हुए पक्षियों के कंठ का स्वर तेजी से गूंजता है तो वह आकाश में तीर के समान सन सन करते हुए निकल जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संध्या के समय पक्षी और गाय अपने घर की ओर लौट रही है। किसान भी परिश्रम करके थके और ढीले कदमों से घर की ओर लौट रहा है। सभी मेले जड़ और चेतन जीव अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं और अंधकार के कारण उनकी छाया तक दिखाई नहीं देती। गांव के बाजार से व्यापारी भी अपने अपने घर नावों पर बैठकर लौट रहे हैं। कुछ व्यापारी ऊंट घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सर्दियों की रात में चारों ओर सन्नाटा परसा पड़ा है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है। रात्रि के अंधकार में सब कुछ डूबता जा रहा है। उसकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। इसका प्रभाव खेत, घर, बाग, बगीचे, पेड़ किनारे तथा लहरें सभी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। रात के वातावरण में गाड़ी वाले वीरा का गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भी भौंक कर लड़ रहे हैं और सियार हुआर की आवाज निकाल रहे हैं। ये सभी उदास और दुखी रात्रि का स्वर देता प्रतीत हो रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि शाम होते ही गांव के माली की झोपड़ी से खाना पकाने के लिए जलाई जा रही आग का धुआं सा आकाश के नीचे उठने लगता है। इस धुएं की लहर हवा में नीले रेशम की हल्की सी जाली की तरह तैर रहा है। इसी समय कस्बे के दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं। इस बत्ती की मंद रोशनी ऐसी लगती है जैसे हिम या कोहरे का प्रसार उग रहा हो। ठंड के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी जान पड़ती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि गांव में दुकानदार के द्वारा जलाई जाने वाली डिब्बी की बत्ती से रोशनी भी बहुत कम होती है और धुआं काफी निकलता है। इस धीमी रोशनी में मन का दुख आंखों के सामने जाला सा बुनता प्रतीत होता है। मतलब कि गांव का दुकानदार दुखी रहता है। दुकानदार के दुखी रहने का कारण यह है कि यह एक छोटी सी बस्ती है। इसमें बड़े लेन देन की बात करना व्यर्थ है। यहाँ ग्राहक बहुत ही कम है। दीपक की लौ के साथ मिलकर उसके चारों ओर सुख दुख ही मंडराते हैं।
इन पंक्तियों में कवि संध्या के समय गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है, इसी कारण दुकानदारों के भयभीत हृदय में रोना चल रहा है। वे निराश की भावना को चुपचाप दबाए रखते हैं। संध्या के समय डिबरी का हल्का प्रकाश उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। कुछ ही देर में संपूर्ण गांव अपने कच्चे घर आंगन सहित अंधकार में डूब जाता है। ऐसे वातावरण में गांव का एक छोटा सा दुकानदार अपनी सूद तक भूल जाता है। वह मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है कि गांव के छोटे से छोटे व्यापारियों की परचून की दुकानों में सामान बहुत ही कम है, इसलिए वे संकुचित सी लगती है। वे छोटी से छोटी होती चली जा रही है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है और अंदर का दुख उमड़कर बाहर निकल रहा है। गांव के दुकानदार के मन में हीन भावना पैदा हो रही है। उसमें भी मनुष्यता की भावना है और उसे अपना जीवन असफल प्रतीत हो रहा है। इन पंक्ति में कवि कहता है कि गांव के दुकानदार गरीबी, दुख, बेइज्जती और घृणा के भावों को झेलते हैं। वे घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। वे भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी इच्छाएं मर चुकी है। उनका जीवन दुख की परिभाषा बनकर रह गया है। गांव का दुकानदार निर्जीव अनाज की ढेर के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। वह पैसे कमाने की होड़ में बात बात पर झूठ बोल रहा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी सी दुकानदारी के लिए इतने प्रयास करने पर भी दुकानदार के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। न ही परिवार के सदस्य स्वस्थ और तंदुरुस्त रह पाते हैं और रहने के लिए पक्का घर भी नहीं बना पाते। उनके मन में ना तो कोई सुख है और ना ही वह धन जोड़ पाता है। वह कंधों पर फटे कपड़े की बनी गोदड़ी डाले हुए गोदड़ी के सरकने से उसका शरीर सर्दी के कारण कांप रहा है। वह यह सोचता है कि उसका जीवन हर मोर्चे पर विफल रहा है। उसका जीवन इतनी विवशताओं से क्यों भरा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि गांव का छोटा दुकानदार यह सोचता है कि वह शहरी बनिए के समान बड़ा महाजन क्यों नहीं बन पाता। सोचता है कि ना जाने किसने उसकी तरक्की के सब साधन रोक दिए हैं। उसके जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो पाती। क्या आज संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। नई व्यवस्था में कर्म और गुण के आधार पर सभी की आमदनी और खर्चे का वितरण होना चाहिए। इस पंक्ति में कवि कहता है कि गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुसकर सोच रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन शक्ति का उदय हो। सभी लोग मिलकर एक नए संसार का निर्माण करें तथा जीवन के सभी सुखों का उपभोग भी सब मिलकर कर सके। नए समाज में लोगों का जीवन शोषण से मुक्त हो और धन पर भी सारे समाज का समान अधिकार हो। ऐसे ही आदर्श समाज में सभी लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध बन सके। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि गरीबी ही सब पापों का मूल कारण है। कवि चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप, दुख व भय आदि मिटने चाहिए। लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान, अच्छे कपड़े और स्वस्थ शरीर मिलना चाहिए। इससे पशुता की भावना पर मानवता की भावना विजय हो सकेगी। कवि कहता है कि ऐसी विकट स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, वरना लोगों के दुखी होने में समाज की परंपरा ही जिम्मेदार है। यदि सब बराबर मेहनत करेंगे और लोगों में उनकी मेहनत का पैसा बांट दिया जाएगा तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। लास्ट की इस पंक्ति में कवि कहता है कि गांव का छोटा दुकानदार अकेले बैठा हुआ संसार के सभी लोगों को सुख प्राप्त होने का सपना दिखा रहा था। तभी गांव की एक बूढ़ी स्त्री उससे आधा पाव आटा खरीदने आती है और उसका वह सपना टूट जाता है। वह मजबूरी में कम तोलकर आटा देता है, अर्थात इस असामान्य अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है। इस स्थिति पर प्रति घुंघू जब डालकर खींचता है तो गांव के लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मतलब कि शोषण वर्ग की एक घुड़की से सब भयभीत हो जाते हैं। धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि आलस्य रूपी नींद का अजगर उन्हें निगल रहा हो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।